जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजीके फ्री क्लास। आज की वीडियो में हम बीएड एग्जाम के पेपर 2 जो कि फर्स्ट ईयर का पेपर है, फर्स्ट ईयर का पेपर 2 में हम लोग समसामयिक भारत और शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश में कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। हम बताए हुए थे कि पेपर 2 जो कि फर्स्ट ईयर का पेपर है, आपको लगभग 40 क्वेश्चन बताएंगे, 40 प्लस क्वेश्चन बताएंगे। जो आप ये 40 प्लस क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपका लगभग पेपर 2 का तैयारी हो जाएगा। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ये 40 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपका 90% तैयारी आपका हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 41 तक बता चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख के अपना तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग का एग्जाम नज़दीक आते जा रहा है, जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आइए आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 42 और 43 पे चर्चा करेंगे, जो कि है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और दूसरा है शिक्षा में उदारीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव की विवेचना करें। इन दोनों क्वेश्चनों का विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहें। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो है पूर्ण तरीका से विश्लेषण किए हुए हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। इसमें सिर्फ जो है विशेषताओं पर वर्णन करना है, तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो आपको दो विशेषता इसका बता देते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है मार्च 1988 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री जो कि उस टाइम शिक्षा मंत्रालय कहलाता था, मंत्री ने संसद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर हुए कार्य की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो संक्षेप में इस प्रकार है। पहला जो विशेषता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 1986 के शिक्षा नीति की एक प्रमुख विशेषता यह है। देखिए क्या थी। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण अंग ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है। 20% ब्लॉकों में सर्वेक्षण समाप्त हो चुका है। राज्य स्तरीय अधिकार कमेटियां बन चुकी है। उन्होंने 2 राज्यों एवं 2 संघीय क्षेत्रों को छोड़कर प्रत्येक क्षेत्र के लिए अनुदान स्वीकृत कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत 1,12,000 विद्यालयों के लिए 110 करोड़ रुपये की राशि का बजट है एवं 36,500 अध्यापकों के पद की स्वीकृति किए गए थे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत। दूसरा है प्रौढ़ शिक्षा। देखिए, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण व्यावहारिक साक्षरता कार्यक्रम को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के रूप में लिया गया है। और दूसरा है जन शिक्षण निलयम को भी ग्रामीण शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत लिया गया था। तो आपको दो विशेषता बता दी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। तो आइए दूसरा क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पहले देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। शिक्षा में उदारीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव की विवेचना करें। शिक्षा में जो है उदारीकरण हुआ था, उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पे विश्लेषण करना है। तो पहले देखते हैं शिक्षा में उदारीकरण, उसके बाद सकारात्मक प्रभाव देखेंगे, उसके बाद नकारात्मक प्रभाव देखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, उदारीकरण के संदर्भ में भारत में शिक्षा नीति 2009 के अनुसार भारत में शैक्षणिक संस्थान केवल ट्रस्टों, सोसाइटियों एवं चैरिटेबल कंपनियों द्वारा ही खोले जा सकते हैं, परंतु इनसे प्राप्त होने वाले लाभ को पुनर्निर्वाचित किया जाना आवश्यक है। हालांकि सरकार विश्वविद्यालयों द्वारा भारत में कैंपस स्थापित करने के संदर्भ में कोई परिभाषा या स्पष्टीकरण नहीं देती है। इच्छुक समूह भी इस दिशा में आगे बढ़ने से कतराते हैं, जब तक कि उन्हें निर्देश नहीं दिया जाता, तब तक जो है इच्छुक जो है छात्र भी इससे करने से थोड़ा सा घबराते हैं। यद्यपि विदेशी शैक्षिक संस्थानों को भारत में प्रमाणित डिग्री देने की अनुमति नहीं दी गई है। जो भी बाहर से जो भी कॉलेज तो है, उसको जो है भारत में डिग्री देने की अनुमति नहीं दी गई है। देखिए, शिक्षा विभाग ने लगभग 150 विदेशी संस्थानों को एक निश्चित व्यवस्था के तहत यह अनुमानित अनुमति दे दी है कि कोर्स का एक अंश भारत में किया जा सकेगा तथा शेष विदेशों में पूरा किया जा सकेगा। विदेशी महाविद्यालयों के पास उचित अनुभव एवं वांछित योग्यता होती है, जिनसे वे शीघ्र ही नए भविष्य के अनुसंधानकर्ताओं एवं अध्यापकों
के लिए प्रशिक्षण शुरू कर सकते हैं और इसलिए उनमें निराशा का आना स्वाभाविक है। यदि सरकार विदेशी विश्वविद्यालयों के जो है भारत आने पर कुछ सीमित रोक ही लगाती है तो भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में अत्यधिक सुधार का एक मौका मिल सकता है। मतलब विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में आने से रोक लगेगा तो भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें अत्यधिक सुधार होने की संभावना हो सकती है, जो कि सरकार द्वारा कभी कभी तक अपेक्षित रहा है। मतलब अभी तक जो है ये अपेक्षित रहा है कि अभी तक ये सुधार नहीं हुआ है। आइए अब देखते हैं शिक्षा में उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव। ये भी क्वेश्चन में दिया गया था। देखिए उदारीकरण भी हम देखिए शिक्षा का उदारीकरण जो है हम पहले बता चुके हैं एक क्वेश्चन में। यदि आपको नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक देख दिया हुआ है, वहाँ से देख के उसको तैयार कर सकते हैं। देखिए उदारीकरण द्वारा देश की वित्तीय व्यवस्था में सुधार होगा, जिसमें अनुसंधान, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के युग में विद्यालयों का जो है बदलता स्वरूप छात्रों के भविष्य के लिए जो है सुखद परिणाम देगा। उदारीकरण से जो है जो व्यवस्था लचर है वह जीडीपी बढ़ेगा तो वहाँ पे पैसा ज़्यादा आएगा तो वहाँ सुधार देखने मिल सकता है। आइए आगे देखते हैं। दूसरा है इससे शिक्षकों की पूर्ति सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थानों की आपसी प्रतिस्पर्धा यह सुनिश्चित करेगी कि वे शिक्षा पर अधिक अधिकार नहीं लेंगे। शिक्षा के साधनों की पूर्ति में वृद्धि स्वतः ही शिक्षा के खर्चों में कमी लाएगी। तीसरा है सकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था जिसे मुख्यतः सेवा आधारित उद्योग में सशक्त किया गया है में शिक्षा के उदारीकरण द्वारा तेजी से आर्थिक स्रोत प्राप्त होंगे। देखिए चौथा सकारात्मक प्रभाव सैकड़ों एवं हजारों भारतीय छात्र जो विदेशों में लगभग प्रति वर्ष 5 से 10 लाख रुपये खर्च कर अध्ययन करते हैं एवं हजारों की संख्या में जो छात्र विदेशों में बस जाते हैं, उदारीकरण द्वारा भारत की इस मानव पूंजी की बचत होगी। पांचवा है कॉर्पोरेट जगत को मान्यता मिल जाने से अच्छे उद्योगों पर आधारित एवं विशेष कौशलों से युक्त स्नातकों का विकास सुनिश्चित होगा उदारीकरण से। छठा है शिक्षित जनसंख्या में वृद्धि से तकनीकी एवं संचार सुविधाओं में तीव्र वृद्धि होगी। इससे समाज की औद्योगिकरण आधारित दिशा का सूचना आधारित समाज की तरफ हस्तांतरण होगा। तो सकारात्मक प्रभाव देख लिए, अब आइए नकारात्मक प्रभाव देखते हैं शिक्षा के उदारीकरण का। देखिए शिक्षा के उदारीकरण के नकारात्मक प्रभाव। पहला है शिक्षा के क्षेत्र में मूल्य आधारित शिक्षा का प्रभाव जो है नगण्य हो जाने की संभावना है उदारीकरण से। दूसरा है शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर गिर जाएगा क्योंकि हर व्यक्ति पैसे एवं पहुंच के बल पर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त कर लेगा। शिक्षा के उदारीकरण से नकारात्मक प्रभाव। तीसरा है प्रतिभा प्रतिभावान छात्रों के प्रतिभा का सदुपयोग संभव नहीं हो सकेगा क्योंकि उनकी प्रतिस्पर्धा में ऐसे छात्र अवसर पा जाएंगे जिन्होंने पैसे एवं पहुंच के बल पर ऊंची डिग्रियां प्राप्त कर ली है। चौथा है उदारीकरण द्वारा कुछ ऐसे झूठे संस्थानों का भी खतरा बना रहता है जो केवल मौका पाते ही अपनी जेब भरने को तैयार रहते हैं। पांचवा देखते हैं नकारात्मक प्रभाव। पांचवा है नकारात्मक प्रभाव कि भारत में अत्यधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है। अतः यह संभव है कि इस तरह की नीति द्वारा रिश्वतखोरी, झूठी डिग्री, पक्षपात रहित अंकन को भी बढ़ावा मिल सकता है। ये सब उदारीकरण के कुछ ऐसे अनदेखे प्रभाव हैं जो घटनाओं के घटित होने पर प्रकाश में आते हैं। छठा है स्थानीय संस्थान जिनके पास सीमित पूंजी होती है टिक नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि प्रतिष्ठित संस्थान भी इस प्रतियोगिता से प्रभावित होते हैं क्योंकि उनके द्वारा दिए गए राष्ट्रीय प्रमाण पत्र विश्व मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्रों में से कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सातवां है भारत में छात्र इस तरह की सुविधाओं का लाभ बिना किसी पुख्ता सूचना एवं समझ के लेने को तैयार रहते हैं तथा विदेशी डिग्री का लालच उन्हें बुद्धिहीन एवं सूचना विहीन बना देता है। कुछ निचले स्तर के संस्थान इन
विकासशील देशों में निम्न स्तरीय कॉलेजों एवं यूनिवर्सिटी से सहभागिता भी बना लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन देख लिए वीडियो में, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है। आप लोग जितना 42-43 क्वेश्चन बताए हुए हैं सभी को देख लें, ताकि आपके एग्ज़ाम में इन्हीं सब में से क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएगा। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। जय हिंद।